सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि जानते हैं जो हम ये टॉपिक लिविंग वर्ल्ड पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, तो उसके बाद मैंने स्ट्रेस कुछ इसमें जो टर्म्स आते हैं उसमें मैंने स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ इसके बारे में मैंने बताया आपको स्पीशीज़ होती क्या है। या उसके बाद मैंने बायोडाइवर्सिटी और एक टर्म इसमें आती है, वो हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा और एक टैक्सोनॉमी है ना, टैक्सोनॉमी में यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आपको टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी में मैंने बताया आपको ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई है ना, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई, नंबर 2 कैरेक्टराइज या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं हम इसे, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। और लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन। तो ये पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो ये हम कहेंगे टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी और बॉटनी विच डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो एक ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टराइज करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसको नाम देना है या उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है। तो जिनके लिए हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर ले लिया। तो आज हम यही नॉमेनक्लेचर डिस्कस पूरी तरह से करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर जो है मैंने आपको बताया ये जो ये लिविंग वर्ल्ड है, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है ना। yes, तो अगर हम इनको नाम नहीं देंगे, या मतलब आप यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं आगे, तो मुझे किसी को पुकारना हो, अगर मैं नाम नहीं जानता हो तो आप सब उठेंगे। अगर मैं किसी को इशारा करूँ आप सब उठेंगे है ना। तो जो नाम है, नाम की वजह से वही उठता है जिसे मैं इशारा करूँ। तो इसी तरह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पर है, तो उनको ज़रूरी है कि हम उनको नाम देते हैं। तो जो नाम देते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर इज़ अ प्रोसेस दैट रेफर्स टू नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। क्लियर? तो ये कल भी मैंने बताया आपको, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स is called as nomenclature। तो जो नाम हम देते हैं, they are of 2 types। जब भी नाम हम देते हैं, they are of 2 types। One is called as local, और हम रीजनल भी कहेंगे। एक तो जो हम अपना नाम, रीजनल नाम रखते हैं किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, किसी ऑर्गेनिज्म को, या उसे हम रीजनल नाम भी कहेंगे है ना। सेकंड इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम। सेकंड इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम। तो जो रीजनल नेम्स हैं या लोकल नेम्स, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री। अगर हम एक ही गांव ले लेंगे या एक ही इलाका ले लेंगे, तो एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नामों से वहाँ पुकारे होंगे है ना। अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, फिर हम श्रीनगर जाएंगे, तो श्रीनगर में हमारी लैंग्वेज जो है वो वेरी होती है। इसी तरह हम फिर जम्मू में जाएंगे, वहाँ तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है रीजनल के हिसाब से। तो एक स्पीशीज़ या एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रीजनल नेम्स होते हैं या लोकल नेम्स होते हैं। तो दैट काजेस कन्फ्यूजन एंड है ना, एंड डिस्टर्बेंस, और कन्फ्यूजन या डिस्टर्बेंस इसमें से क्रिएट होती है। तो उस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए यानी जो लोकल नेम्स है, या कल भी मैंने आपको बताया, मान लो आपका कोई स्पेशल डिश है, चाहे ऑनियन हो, पोटैटो हो, या कोई और वेजिटेबल जो आपका फेवरेट है, तो आप टूर पर जा रहे हैं। तो टूर पर जब आप जा रहे हैं तो वहाँ आप होटल में जाएंगे खाने के लिए, तो उनसे कहेंगे प्लीज़ मुझे प्याज दो या मुझे पोटैटो दो, जो भी आप है ना, आपको जो अच्छा लगता है, फेवरेट हो। तो अगर आप कंट्री वाइड जाएंगे तो एक स्पीशीज़ के लिए आपको कितने नाम आपको याद रखने हैं है ना। मतलब एक तो अपने स्टेट में, अपने रीजनल में, फिर उसके बाद कंट्री में, उसके बाद दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में। तो ये उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ये हम याद नहीं रख सकते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को क्रिएट ओवरकम करने के लिए हम इन ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं।
वो यहाँ पर लोकल नेम तो अपने अंदाज से हम दे देंगे, है ना, मतलब यूज़ के हिसाब से हम किसी का नाम रखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी का नाम रखेंगे, या कोई और, इसमें कोई बाउंड्री या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक साइंटिफिक नेम का है ना, यहाँ तो हम देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टन बाउंड्रीज, देयर आर सर्टन कंपल्शंस, या हम कहेंगे देयर आर सर्टन रूल्स। एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, दोज आर कॉल्ड एज साइंटिफिक रूल्स, है ना। तो अगर हम हिस्ट्री पर जाएंगे, हिस्ट्री पर हम जाएंगे तो हिस्ट्री के हिसाब से पहले ये एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज, जो मैंने कल भी बताया, कैटो। कैटो इन 200 BC। कैटो वाज ए साइंटिस्ट, या हम कहेंगे बॉटनिस्ट। तो उसने प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नाम देना शुरू किया दिए, ठीक है। तो उसने एक बुक भी लिखी है या पब्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्या बात, डीरी रस्टिका, है ना, कल मैंने बताया डीरी रस्टिका। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज डीकन डोल। उसने थ्योरी एलमेंट्रिया डीला बॉटनिक, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, लैटिन है। तो उसने भी साइंटिफिक नेम उन प्लांट्स को दिए। तो कुछ आए, उन्होंने कहा कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट, फॉर एग्जांपल एप्पल का ट्री है बाहर, उसको नाम देना है, तो उन्होंने कहा उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक प्लांट, एक एनिमल को नाम जो है उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो 2 को हम बाई कहते हैं। सो दिस कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो कुछ आए, उन्होंने कहा नहीं, 1 से 2 से ज़्यादा भी हम रख सकते हैं ना। कुछ आए, उन्होंने 2 से ज़्यादा रख लिए, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को 2 से ज़्यादा एक नाम में कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। तो इस पर एक मैं एग्जांपल यहाँ बताता हूँ। एथया मॉड अरॉप थियाना टुंड्रो, है ना, टुंड्रो फोलियो मोली। तो कितने नाम आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस कॉल्ड एज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। जब ये मतलब सामने आया, लोगों के सामने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि इतना याद रखना, इसको प्रोनाउंसिएशन करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको रद्द किया गया। बाद में ये कहा गया 2 कंपोनेंट्स या बाइनोमियल, एक ऑर्गेनिज्म अगर को 2 कंपोनेंट का नाम होगा वो दैट इज़ ईजी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कभी कभी आपके बोर्ड में आ सकता है, पहले तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, तो इसमें जनरली नेमिंग ऑफ प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स। अगर फिर बाद में है बाइनोमियल, तो बाई मीन्स 2। इसमें जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम, साइंटिफिक नाम देते हैं या रखते हैं या करते हैं, तो उसमें हम उसको 2 कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। कितने? 2। एंड दिस रेफर, आप ये लिखो डिविजन, दिस रेफर्स टू scientific names of an organisms, scientific name of an organism having 2 components, having 2 components in one name, having 2 components in one name। तो एक नाम में कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? 2। उसी को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम में 2 कंपोनेंट्स हम रखते हैं। क्लियर? दिस कॉल्ड एज एग्जाम्पल। यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल, आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंगो, मैंगो, तो मैंगो का क्या है?
फिरा, इंडिका, इंडिका। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स आ गए, इसे कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये किसने स्टार्ट किया? इट वाज लिनाइस, कार्ल, अभी लिखो कार्ल लिनाइस, कार्ल लिनाइस। It was Carl Linnaeus who started this binomial nomenclature. उसने स्टार्ट किया, तो उसने बहुत सी काम इस टैक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन में, जब उसने प्लांट्स या एनिमल्स क्लासिफाई किए, डिस्क्राइब किए, आइडेंटिफाई किए, उनको नाम दिया, तो उसने इसमें बहुत काम की। तो उसने उसमें कुछ बुक्स भी लिखे हैं, यानी ही पब्लिश्ड ए नंबर ऑफ बुक्स। आप लिख सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, ही पब्लिश्ड ए नंबर ऑफ बुक्स। ही वाज ए बॉटनी प्रोफेसर, ही वाज ए बॉटनी प्रोफेसर। तो अगर यहाँ पर लिनाइस है ना, लिनाइस, लिनाइस जो टर्म है इट मीन्स प्लांट, लिनाइस जो टर्म है ना इट मीन्स प्लांट। तो उसने कुछ बुक्स लिखे या पब्लिकेशंस, वन इज कॉल्ड एज सिस्टमा, आप ये लिखो सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, चाहे आपका नीट हो या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये आता है एग्ज़ाम में। सेकंड इज स्पीशीज प्लांटैरम, प्लांटैरम, सेकंड बुक जो पब्लिकेशन दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज प्लांटैरम। थर्ड इज कॉल्ड एज जनरा प्लांटैरम, जनरा प्लांटैरम, लिखा। वन इज कॉल्ड एज सिस्टमा नेचुरी, सेकंड इज कॉल्ड एज स्पीशीज प्लांटैरम, थर्ड इज कॉल्ड एज जनरा प्लांटैरम। ये थ्री पब्लिकेशंस। तो उसने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दे दिया। तो ऑन दैट बिहाफ मैं ये कहूँगा कि उसने टैक्सॉन में बहुत काम की। तो ऑन दैट बिहाफ ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सॉन या क्लासिफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव आता है, लिनाइस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सॉन या क्लासिफिकेशन। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो अब जो मतलब इंटरनेशनली हम नाम देते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर प्लांट्स हो उसके लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज IU इंटरनेशनल, ICBN, सॉरी ICBN यानी फॉर, आप ये लिखो फॉर प्लांट्स वी गो थ्रू, फॉर प्लांट्स वी गो थ्रू ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी अगर हमें प्लांट का नाम देना हो तो उसके लिए रूल्स होने चाहिए, तो रूल्स वी हैव टू फॉलो ICBN, क्लियर। अगर हमें एनिमल का हो देन वी हैव टू फॉलो ICZN, यानी फॉर एनिमल वी हैव टू फॉलो क्या, आई इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पर ज़ाड हम लिखेंगे ज़ूलॉजिकल, बाकी सेम है, बाकी सारा सेम यह है, सिर्फ ज़ड बी के बदले ज़ड, दैट इज कॉल्ड एज ज़ूलॉजिकल। तो जू है ना, जू मीन्स एनिमल। यार चिड़ियाघर हम कहते हैं ना जू, तो वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, इसलिए हम ज़ूलॉजी में सिर्फ एनिमल्स पढ़ते हैं, क्लियर। सो फॉर प्लांट्स वी फॉलो ICBN, फॉर एनिमल्स वी फॉलो ICZN, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या रूल्स हैं। एक प्लांट को नाम देना हो तो या एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना हो, कौन कौन सा रूल हमें फॉलो करना है। यहाँ पे लिखो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आप ये लिखो रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो पहला रूल क्या है यहाँ पर, फर्स्ट, हम वही बता, हमें वही आ रहा हूँ ना, रूल्स। तो फर्स्ट रूल क्या है,
कुछ प्रॉब्लम है? बताऊं? फर्स्ट रूल क्या है? ए नेम, आप ये लिखो, ए साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म should have two components. A scientific name of an organism should have या must have, हम rather भी कहेंगे must have, जरूरी है. Number 1 generic name. Number 1 is generic name. Number 2 स्पेसिफिक एपिथेट, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वहाँ लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट. एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव. मैंने कहा ना कि जो नाम हम देते हैं यहाँ पर, साइंटिफिक नाम, तो ये ऐसे ही नहीं देते हैं जैसा हम कर रहे हैं नाम. यहाँ पर वो कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए जो उसका नाम हो. तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक नेम होता है दैट इज़ एडजेक्टिव, उसका सिफत या खुसूसियत. ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड एज एपिथेट आल्सो, या आप शार्ट में देखेंगे स्पीशीज नेम. स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ एपिथेट, व्हाट डज दैट मीन? एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, इट मीन्स एडजेक्टिव. तो यहाँ पर पहला रूल क्या है? देयर शुड बी टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज जेनेरिक, देन सेकंड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक. तो जेनेरिक नेम शुड बी फर्स्ट, रिटन फर्स्ट, it should be written first. Species name second. Number 1. Number 2 rule क्या है? The generic name should be, आप लिखो, the generic name should be started by capital letter. It should be started by capital letter. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए. मैंगो, क्योंकि वहाँ आपके एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल है ना, क्योंकि नीट में भी आ सकती है, तो मैं इसी को स्ट्रेस करूँगा यहाँ पर. मैंगो, तो मैंगो इट इज़ अ फ्रूट, किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स है, ये पता है आपको? मैंगो इज कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. जिस तरह हम कहते हैं कि पोटैटो इज कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, किंग ऑफ ऑल केमिकल. यहाँ भी मैंगो जो है इसका साइंटिफिक नेम, तो देयर शुड बी टू कंपोनेंट्स. जेनेरिक नेम इज कॉल्ड एज मैंजीफेरा, MENGIFERA. ठीक. सेकंड है इंडिका, इंडिका. सो दो कंपोनेंट्स आ गए यहाँ पर. और ये सेकंड रूल, जो जेनेरिक नेम इट शुड बी स्टार्टेड बाय कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी स्टार्टेड बाय, आप लिखो, एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी स्टार्टेड बाय स्मॉल लेटर. It should be started by small letter. ये तो रूल है. थर्ड रूल, ये जो नाम हम देते हैं दे शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज. लैटिन लैंग्वेज, द नेम शुड बी इन, आप लिखो, इन लैटिन लैंग्वेज. शुड बी इन लैटिन, LATIN, लैटिन. तो जब हम इनको लिखेंगे तो दे शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, है ना? इटैलिक्स आई लिखो, व्हेन रिटन शुड बी इन इटैलिक्स. दे आर लैटिन बट व्हेन रिटन शुड बी इन इटैलिक्स. आप अगर मतलब एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप जब कहीं भी देखेंगे साइंटिफिक नेम चाहे प्लांट का, इनका ये इट सीम्स डिफरेंट, है ना? जो राइटिंग होती है वहाँ पर डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इटैलिक्स. तो ये और एक रूल है. नेक्स्ट रूल क्या है? ये जब हम लिखेंगे इनको तो इनको सेपरेटली लिखेंगे. किनको? जेनेरिक नेम को यानी जीनस भी और स्पीशीज नेम अलग अलग लिखेंगे सेपरेटली, और इनको अंडरलाइन भी सेपरेट करेंगे. इन देयर आप लिखो, द बोथ द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, both the generic and specific name should be written separately and should be written separately and must be underlined, and must be underlined, must be underlined. लिखा? एक तो
सेपरेटली लिखेंगे एक ही लाइन में, मतलब अगर मैं इस तरह लिखूं मैंजिफेरा इंडिका, एक ही लाइन में आ गया ना सारा, यहाँ तो कोई डिस्टेंस में नहीं रखी, तो दिस रॉन्ग। यहाँ पर ठीक है। अगर फिर मैं अगर प्रिंट में करूँ तो वहाँ इटैलिक्स, अगर नोटबुक पर लिखूँ तो यहाँ पर सेपरेटली। अगर मैं इस तरह कहूँ एक ही लाइन मारूँ यहाँ पर नीचे दोनों के, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो। वहाँ मैंजिफेरा इंडिका चारों में का चारों में ऑप्शन में आएगा, लेकिन कुछ में बस अंडरलाइन अलग अलग नहीं होगी, कुछ में ये एक ही लाइन में होगा या कुछ और, तो इस तरह आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे तो दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक। नेक्स्ट ये कहा गया जब हम किसी को नाम दे देंगे साइंटिफिक नाम, इट शुड बी नॉट मोर देन, हम क्योंकि यहाँ मतलब लेटर्स हैं मैंजिफेरा MENGIFERA, कितने अल्फ़ाबेट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहा गया कि ये जो इस नाम में अल्फ़ाबेट्स हैं उनका 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से कम नहीं होने चाहिए। आपको समझ में आ गया? जो ये नाम हम देते हैं, नाम में जब हम दे देंगे तो इसमें जो अल्फ़ाबेट का तादाद हो दैट शुड नॉट बी लेस देन 3 बट नॉट मोर देन, आप लिखो the number of alphabets in these names should not be less than 3, should not be less than 3 and not more than 12. Not less than 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं, यानी कि द नंबर ऑफ, आप लिखो आराम से, the number of alphabets in a scientific name should not be less than 3, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट रूल, they should be easy to pronounce, क्योंकि आनी भी चाहिए है ना, जब हमें आएगा नहीं पढ़ना तो हम याद क्या रखेंगे। they must be easy to pronounce, easy to pronounce, यानी इनकी pronunciation that should be easy, है ना। अगर डिफ़िकल्ट होगी तो हम वो याद नहीं रख सकते हैं। सो ये और एक रूल दिया गया। तो उसके बाद और एक रूल दिया गया जो ये आर्थर है, हालांकि मैंने अभी कहा कि लिनाइस, तो लिनाइस ने मोर देन 6000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, लिनाइस ने मोर देन 6000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स डिस्क्राइब किए, आइडेंटिफाई किए, उनका नाम दिया। तो मोर देन 4500 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स डिस्क्राइब किए। तो ये आथर लास्ट पर अपना नाम रख सकता है, मगर दैट शुड बी इन एब्रिविएशन फॉर्म, फुल अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, बल्कि मान लो यहाँ पर हम ले लेंगे मैंजिफेरा इंडिका, है ना, यहाँ पर LINN फुल स्टॉप, लिन मीन्स लिनाइस, या कभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर रॉक्सबर्ग। तो मैंने आपको यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर बताया, उसके रूल्स बताए, ठीक है। तो बॉटनी के लिए मैंने कहा आपको ICBN और ज़ूलॉजी के लिए ICZN। तो ये तो हुआ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर जो प्रोसेस है इन साइंटिफिक नेम्स। तो इसके बाद और एक टॉपिक इसमें आता है लिविंग वर्ल्ड में, दैट इज़ कॉल्ड एज हायरार्की। इसके बाद जो टॉपिक आता है, अगर आप NCERT में देखेंगे तो ये टॉपिक है, वहाँ तो लिखा है टैक्सोनॉमिक, अगर आप देखिए क्या लिखा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये नया टॉपिक है। पहले मैं आपको ये बताऊं हायरार्की क्या होती है। हायरार्की, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी स्कूल की एग्जांपल लेता हूँ। हमारे स्कूल में अगर देखेंगे, यहाँ तो स्टाफ है, स्टाफ में अगर हम देखेंगे तो टॉप पर प्रिंसिपल आता है ना, रैंक के हिसाब से, डिजिग्नेशन के हिसाब से, या हम कैटेगरी के हिसाब से कहेंगे। तो प्रिंसिपल वहाँ पर, यहाँ पर हेड होता है स्कूल का। तो उसके बाद लेक्चरर्स आते हैं, उसके बाद मास्टर्स आते हैं, उसके बाद टीचर्स आते हैं, उसके बाद जो
फाइनेंस अकाउंट्स देखते हैं वो आते हैं, फिर लास्ट पर पियान आता है, स्वीपर आते हैं। सो अगर हम देखेंगे लास्ट पर स्वीपर आता है बेस पर, तो टॉप पर क्या आता है, तो इसको भी हम हायरार्की कहते हैं। यहाँ पर हम एज अ रैंक लेते हैं, है ना, रैंक्स देते हैं, उनकी डिजिग्नेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो उसको हम हायरार्की कहते हैं। या हम दूसरे आसपास से लेवल भी ले लेंगे, टॉप लेवल क्या है, बेसिक लेवल क्या है। तो इसी तरह यहाँ बायोलॉजी में भी एक हायरार्की है। अगर आपको याद होगा जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई, अगर आपको याद होगा मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाई, याद है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उस वक्त मैंने ये बताया कि हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स, है ना, तो उसको हम एक लेवल भी कहते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे प्लांट्स, तो प्लांट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर एनिमल्स प्लांट्स देखिए, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर देयर। तो हम ऐसी थोड़ी देखेंगे, उनको हमने क्लासिफाई करना है, उनको हमने एक लेवल, हर एक को अपनी अपनी लेवल देनी है, अपनी रैंक देनी है, अपनी डिजिग्नेशन देनी है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में ले लेंगे, ह्यूमन बींग्स एक, उनकी एक रैंक है। हम ले लेंगे मतलब गाय या काऊ ले लेंगे, उसकी अलग रैंक है ना, डिफरेंट रैंक्स आर दियर या डिफरेंट लेवल्स आर दियर, उसी के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पर जब ये हायरार्की बायोलॉजी आती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन जो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कैरेक्टर्स। तो हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। हर एक, देयर आर डिफरेंट लेवल्स, है ना, रैंक के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स आर देयर। तो हर एक लेवल को क्या कहते हैं, टैक्सॉन। एक को टैक्सॉन या टैक्सा कहेंगे, है ना, जो बहुत सारे प्लूरल, उनको टैक्सा कहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो बेसिस पर आता है, बेसिक यूनिट, क्योंकि अगर यहाँ तो आप इनको लेवल्स भी कहेंगे, या उनको आप यूनिट्स भी कहेंगे, है ना, या उनको आप कैटेगरीज भी कहेंगे, कैटेगरीज। तो उनको हमने अरेंज करना है सिस्टमैटिकली ऑन एज द बेस ऑफ देयर रैंक्स, और एज द बेस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, और एज द बेस ऑफ देयर लेवल्स, उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिकली, आप सुनना, ये एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमैटिकली हम डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टैक्सा को क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर रैंक। सो इसको हम क्या कहेंगे, हायरार्की। यानी आप लिखेंगे हायरार्की इट रेफर्स टू, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन आती है व्हाट इज हायरार्की, ठीक। हायरार्की रेफर्स टू systematic arrangement of biological classification categories, and it may be defined as a process which involves systematic arrangement of biological classification categories, या हम कहेंगे levels. Categories are levels or ranks or taxa. Clear? And the process which involves systematics क्या होता है, अरेंजमेंट इन स्कैन्स, प्रॉपर स्कैन्स। मतलब हम टॉप पे क्या रखते हैं, किंगडम, बेस पर क्या रखते हैं, स्पीशीज़ को हम बेस पर रखते हैं, और टॉप पर, तो ये जो किंगडम है इट इज़ हायर लेवल, इट इज़ हायर रैंक, स्पीशीज़ क्या है, इट इज़ लोअर रैंक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज या लेवल्स या रैंक्स और टैक्सॉन्स, सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की। क्लियर, या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आप यहाँ ले लेंगे तो बेसिक यूनिट, दिस आर डिफरेंट यूनिट्स, है ना,
जो भी लेवल यहाँ आएगी, जो भी रैंक आएगी, जो भी कैटेगरी आएगी, जो भी टैग्जा आएगा, तो उसकी अपनी रैंक है। तो यहाँ पर हम बेस पे देखते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे लिखो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इट इज़ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो अगर आपको याद होगा, लिखा आपने, अगर आपको याद होगा जिस दिन मैंने स्पीशीज़ पहले इंट्रोडक्शन दिया लिविंग वर्ल्ड में, तो उस वक्त मैंने आपको डिफिनीशन ऑफ स्पीशीज़ भी बताई। उस वक्त मैंने कहा ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, सो उसे हम स्पीशीज़। और ये भी मैंने बताया आपको कि ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे, है ना। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता, चाहे आपका नीट हो उसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, द टर्म दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। क्लियर? तो ये यहाँ पर बेस पर आती है, या हम इसे कहेंगे लवर रैंक, लवर रैंक या लवर कैटेगरी, लवर टैक्सॉन। ठीक, आप इस तरह ये हम कहेंगे लवर कैटेगरी ऑफ टैक्सॉन कहेंगे या टैक्सा कहेंगे। क्लियर? क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं, मान लो यहाँ पर स्पीशीज़ हम ले लेंगे, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल किसी, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे मैंगो। मैंगो, मैंगो का बॉटनिकल नाम मैंने आपको बताया मैंजिफेरा इंडिका। क्लियर? लिम, है ना। तो यहाँ पर जो इंडिका है, दिस इज स्पीशीज एपिथेट। अगर आपको याद है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक EPITHET एपिथेट। दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज एपिथेट। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, इट इज कैरेक्टर। तो उसमें वो कैरेक्टर होना चाहिए जिसके बाद से हम इसको नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो इंडिका है इट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर क्लोजली रिलेटेड। आप लिखो, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स विच आर क्लोजली रिलेटेड, विच आर क्लोजली रिलेटेड as far their characters are concerned. Group of organisms which are closely related or which are similar in some characters. मान लो यहाँ पर we are a species, है ना, एक species हम हैं। तो यहाँ पर आप बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं, बॉयज़ बैठे हैं। तो गर्ल्स आप देखिए सेम है ना, स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से ना, बॉयज़ तो स्ट्रक्चर। सो इनमें कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं जिसकी बिना पर हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं, दैट्स कॉल्ड एज स्पीशीज़। क्लियर? तो उसके बाद कुछ और एक ये तो लोअर रैंक है या लोअर कैटेगरी है, उसके बाद उससे एक बड़ी कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एज जीनस। जीनस यानी जीनस हम कुछ स्पीशीज़ हम लेते हैं, एक स्पीशीज़। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ले लेंगे। मान लो यहाँ पर हम एक ले लेंगे, यहाँ पर सोलानम, सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम मीन्स पोटैटो, आलू जो हम खाते हैं। या एक मैं और ले लूँ, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम, और एक है सोलानम नाइग्रम। हालांकि NCERT पे होगी या नहीं होगी, मैं आप ही देखो, नाइग्रम, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, सोलानम नाइग्रम। तो सोलानम एक जीनस है, इस जीनस में बहुत से स्पीशीज़ आएंगे। या मैं यहाँ ले लूँ आपके और एक एग्जांपल समझाने के लिए, एप्पल है ना, एप्पल। तो एप्पल को हम कहते हैं मैलस, जीनस का नाम है। तो इस एप्पल में कितने किस्म आते हैं, है ना, बहुत। सो उन किस्मों को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़। तो सारे क्या हैं, एप्पल्स। तो इस एप्पल को हम जीनस कहेंगे। तो एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं, लेकिन दे शो क्लोज सर्टन सम कैरेक्टर्स व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड। तो आप ये देखो, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ, या इट इज़ अ रैंक, आप इस तरह इट इज़ अ कैटेगरी और रैंक ऑफ टैक्सा
which has some similarities or some closely related characters. Closely related characters, तो इसे हम जीनस कहेंगे. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आएंगे, शो क्लोज रिलेशन. क्लोज मैंने एप्पल कहा आपको, डिलिशियस है, महाराज ना अंबर वारिया ऊँट ऊँटी, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर, बट दे आर कॉल्ड एज एप्पल्स. सो इस ये किस क्या अंदर आती है? जीनस में. तो जीनस ये इसकी रैंक लार्जर देन स्पीशीज. ये स्पीशीज की अगर कैटेगरी ले लेंगे, डिजिग्नेशन ले लेंगे, इसकी डिजिग्नेशन मोर देन स्पीशीज. अब हम डिफरेंट जीनस ले लेंगे, हम डिफरेंट जीनस ले लेंगे. फॉर एग्जांपल एक तो ले लेंगे सोलानम, अभी मैं बताऊँ, सोलानम, टिब्रोसम, टिब्रोसम, सोलानम नाइग्रम, नाइग्रम, सोलानम मैलेंजिना, सोलानम मैलेंजिना, टमाटर जिसे हम कहते हैं, मेलन, मैलेंजिना, या पिटूनिया और एक फ्लावर है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, तो लेकिन आती है एक फैमिली में आते हैं. मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पर ये तो एक सोलानम एक है ना, सोलानम एक जीनस है, यहाँ पर और एक जीनस पिटूनिया, पिटूनिया एक फ्लावर होता है. तो या और एक आता है यहाँ पर मैंगो. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस. सोलनम है, पिटूनिया, मैंगो है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस. तो दे कम अंडर सेम टैक्सोनॉमिक रैंक, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली. यहाँ कहेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पर मान लो ये पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है ना, मतलब सोलनम है, पिटूनिया है, मैंगो है, तो ये एक ही फैमिली में आती है. या पोटैटो है ना, ये एक ही फैमिली में आती है, जिसे कहते हैं सोलनेसी. सोलनेसी, सोलनेसी तो एक ही फैमिली, मगर एक फैमिली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस जनर आएंगे. सोलनेसी एक फैमिली है, इसमें डिफरेंट ऑफ. या यहाँ हम दे देंगे एनिमल की एक और एग्जांपल, पैंथरा, पैंथरा लियो, लाइन, पैंथरा टाइग्रस, टाइग्रस, या पैंथरा पॉर्डस, लिपार्ड, पैंथरा पॉर्डस. आप जीनस के लिए यहाँ पी लिखेंगे, मगर कैपिटल होना चाहे तो ये भी चलता है इसमें. तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना आ गए यहाँ पर. और यहाँ पर एक मैं कहूँ तो स्पीशीज़ बहुत है, लेकिन जनरा एक ही है, पैंथरा. पैंथरा लियो मीन्स लायन आता है इसमें, पैंथरा में टाइगर आता है, लीपर्ड आता है ना. फिर ये पैंथरा, और यहाँ पर कैट, कैट को हम कहते हैं, उसकी फैमिली का है या उस ग्रुप को कहते हैं फेलिस, FLES शायद है, फेलिस. तो फेलिस एक फैमिली है, दैट इज कॉल्ड एज फिलिडे, फिलिडे, जिसे हम कैट फैमिली भी कहते हैं. तो इसमें सारे आते हैं, कौन, पैंथरा भी आता है, कैट फैमिली कहते हैं ना. मतलब अगर देखेंगे एक तरफ हम टाइगर रखेंगे, एक तरफ हम कैट रखेंगे, तो दोनों की सिमिलरिटी है. आपने देखा मतलब इस पर कभी गौर किया है? मतलब एक तरफ आप टायर रखो, एक तरफ कैट रखो, फिर देखो इनकी अपीयरेंस सेम, तो आवाज़ भी थोड़ी इनकी सेम होती है, तो इसीलिए इसको कैट फैमिली भी कहते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस आर हियर. पैंथर तो एक जीनस है, कैट तो सेकंड जीनस है. तो इस तरह बाकी जीनस होंगे, लेकिन फैमिली उनकी एक ही, दैट इज कॉल्ड एज फेलिडे. या डॉग फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज कैनिडे, कैनिडे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली जीनस विल बी देयर. मतलब यहाँ का डॉग ले लेंगे, USA का डॉग ले लेंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स आर देयर, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस. तो फैमिली उनकी एक ही, दैट इज कॉल्ड एज कैनिडे, CONA, या कैनिडे, CANIDAE, कैनिडे. सो दिस कॉल्ड एज डॉग फैमिली, दिस कॉल्ड एज कैट फैमिली, है ना. तो एक फैमिली में मुख्तलिफ बहुत से जीनस या जानरा आते हैं. तो फैमिली क्या है? तो इसकी रैंक इट इज़ हायर देन जीनस. इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा आते हैं.
आप लिखो फैमिली इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा। या और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली ले लेंगे हम, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, तो एक फैमिली आई है ना, तो यू शेयर सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर है ना। तो उसके बाद यूर कजन्स, आपका अंकल होता है ना, आपकी आंटी होती है, आपके कजन्स मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनकी अलग फैमिली होती है, आपकी अलग फैमिली, लेकिन यू शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज़ है ना। तो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आ रही है, यहाँ तो मुख्तलिफ फैमिलीज आएंगी है ना। तो उन फैमिली जब आएंगे तो जो दैट विल शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स है ना, तो वो उससे बड़ा एक बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। यानी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आएंगे, आपके मामा जी की एक फैमिली है, अंकल की एक फैमिली है, आपकी और एक फैमिली है, तो उनकी एंसेस्टर्स एक ही है ना, एंसेस्टर है ना, सिमिलर, दे शो सिमिलर कैरेक्टर्स और क्लोज रिलेशनशिप इज देयर, सो उसको हम ऑर्डर कहेंगे। आप लिखो ऑर्डर इज अ रैंक और कैटेगरी, ऑर्डर इज अ रैंक और कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन which involves a group of closely related families, a group of closely related families है ना। यहाँ पर हम ले लेंगे फैमिली, एक तो सोलिनेसी है, ये एक फैमिली है, एक और फैमिली है कॉन्वॉल्वेसी, कॉन्वॉल्वेसी, ये और एक फैमिली है। तो लेकिन दे शो सर्टेन रिलेशनशिप और सिमिलरिटीज, तो ये एक आर्डर बनाते हैं, उस आर्डर को हम पॉलिमोनियल कहते हैं। ये आप लिखो, एंट्रेंस में आ सकता है पॉलिमोनियल, पॉलिमोनियल, पॉलिमोनियल एक आर्डर है, तो उस आर्डर में डिफरेंट फैमिलीज आएंगे। मान लो यहाँ पर एक सोलिनेसी है, कॉन्वॉल्वेसी है, ठीक है। यदि इस तो ये आर्डर बनाते हैं, तो आर्डर की रैंक फैमिली से हायर है, ठीक, मगर फैमिली इसमें वही आएंगे जो दैट विल शो सिमिलरिटीज है ना, कुछ कैरेक्टर्स में। जिस तरह मैंने आपकी अभी एग्जांपल ले लिया, आपके कजन्स हैं, माँ चाहे पेरेंटल के कजन्स हैं, मैटरनल या पैटर्नल के हैं, तो उसके बाद कभी कभी ये जो आर्डर्स हैं, कुछ आर्डर्स दे शो सर्टेन सिमिलरिटीज़। मान लो आप ही की एग्जांपल लेता हूँ, पितुर बॉय, आगो पितुर बॉय, बाद गो पितुर बॉय, वो उनकी और एक फैमिली, उनकी एक, लेकिन अगर हम देखेंगे उनकी एंसेस्टर एक ही होगा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट उनका एक ही होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब कुछ आर्डर्स इनमें कुछ रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हो, दे आर वेरी मच सिमिलर, तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास, दैट इज कॉल्ड एज क्लास। तो क्लास में यहाँ हम ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, मैमल्स, मैमल्स किनको कहते हैं? मैम व्हाट आर मैमल्स? हाँ शाबाश, हाँ जोर से विच गिव बर्थ टू देयर एंड गिव मिल्क, क्योंकि इनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होता है, तो जब उनके बच्चे जन्म लेते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड्स। तो उस ग्रुप में आएंगे बहुत से। अब देखो ह्यूमन बीइंग गिव्स मिल्क टू इट्स यंग वन, कैटल, तो वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आप ले लो को जो भी इसमें आएगा, जो भी आप देखोगे अपने बच्चे को ये दूध पिला, इसमें बैट भी आता है ना, बैट। हालांकि मैंने कहा जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हुई थी तो उस वक्त इनको उसको बर्ड में रखा गया था, लेकिन ये बर्ड देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये मैमल है। तो मैमल हम उसी को कहेंगे जिसमें मैमरी ग्लैंड्स हो, है ना। तो ये एक क्लास बनाता है जिसका डेस है ना। तो उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लासेस ऐसे जो उनमें सिमिलरिटी होती है, क्लोज रिलेटेड होते हैं, तो वो एक हायर रैंक बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज फाइलम। तो एनिमल में हम फाइलम कहते हैं,
लेकिन प्लांट की बात हो उसमें डिवीजन कहते हैं, डिवीजन। आप लिखो, इन प्लांट्स वी यूज डिवीजन, इन एनिमल्स वी यूज फाइलम। तो आप अगर अब ज़ूलॉजी 11th की जो आपकी है तो इसमें एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम अभी पढ़ेंगे या आपने लिया, तो उसमें आता है फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम ले लेंगे यहाँ पर इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स। व्हाट आर इंसेक्ट्स? तो इंसेक्ट्स जो है ना आर्थ्रोपोडा यहाँ पढ़ेंगे, तो सारे सबसे ज़्यादा ग्रुप जो है, बहुत बड़ा ग्रुप एनिमल का, वो आर्थ्रोपोडा। आर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट, तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा में आप पढ़ेंगे डिटेल में, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट आप जब भी देखेंगे उनमें एक कैरेक्टर है, इनमें इंसेक्ट्स में एक कैरेक्टर, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये आप लिखो, इंसेक्ट्स हैव, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब हाउस फ्लाई होगी आपके पास, अब आपके पास हनी भी होगी आपके पास, या आप देखना उनके इनमें है कि नहीं है। एंट होगी, एंट भी है ना इंसेक्ट, तो उसमें देखना क्या है, इसमें 6 लेग्स हैं, 3 पेयर्स क्या 6 लेग्स। ये ऑब्जेक्टिव आता है, वो इनमें क्लोज रिलेशन है। ये क्या, हर एक इंसेक्ट में लगभग 3 पेयर्स हैं। तो इनको हम फाइलम में रखते हैं, फाइलम एनालिडा। या मतलब आपको इस वक्त याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये ज़ूलॉजी में आप पढ़ेंगे डिटेल। मैं कहता हूँ कि फाइलम एनिमल के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पॉरिफेरा, फाइलम प्लेटाहेलमिन्थस, बहुत से। तो ये हायर रैंक है देन क्लास। लेकिन प्लांट में क्या है, उसमें डिवीजन हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास वी शो रिलेशनशिप सिमिलरिटीज़, तो वो डिवीजन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ आपको, ग्रीन प्लांट्स या एल्गी में देखा हूँ यहाँ पर, क्लोरोफाइट्स। क्लोरोफाइट्स सुना है? क्लोरोफाइट्स, ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफाइट्स क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एल्गी। रोडोफाइट्स, रोडोफाइट्स, रोडो मीन्स रेड, फाइट्स मीन्स प्लांट जो रेड होंगे। फियोफाइट्स, तो ये क्लोरोफाइट एक डिवीजन है, रोडोफाइट एक डिवीजन है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस आएंगे। तो आप ये लिखेंगे, एनिमल में हम फाइलम इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स में हम डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखो, फाइलम आर डिवीजन is a rank higher than class. Phylum or division is a rank higher than class which includes closely related classes. तो उसके बाद डिफरेंट फाइलम, डिफरेंट डिविजन्स, ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? किंगडम, ये बनाएंगे। सो किंगडम इज हाईएस्ट रैंक। आप लिखो, किंगडम इज हाईएस्ट रैंक, किंगडम इज हाईएस्ट रैंक, स्पीशीज इज लोवेस्ट रैंक। तो किंगडम में डिफरेंट फाइलम आएंगे, किंगडम में डिफरेंट डिविजन्स आएंगे। प्लांट किंगडम हम लेते हैं, इसमें ब्रायोफाइटा 9th में आपने सुना होगा, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्मस, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स। तो लेकिन एक ही किंगडम में आते हैं। इसी तरह एनेरिडा, प्लेटाहेलमिन्थस, पॉरिफेरा, है ना, डिफरेंट फाइलम्स अंडर वन किंगडम प्लांट या एनिमलिया। क्लियर? सो अगर हम दे देंगे यहाँ पर, मैंने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हाईएस्ट क्या है, तो यहाँ से चढ़ेंगे, जिस आइदर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये डिफिनीशन में और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने लिखाया आपको क्या, ये ना हायरार्की इन्वॉल्व्स, क्या लिखा है मैंने आपको, हायरार्की इन्वॉल्व्स
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग ले लेंगे तो किंगडम से शुरू करना है, अगर असेंडिंग ले लेंगे तो स्पीशीज से ले लेंगे। क्लियर? तो कभी कभी मैंने कहा जो एक जीनस है इट इज़ रैंक हायर देन स्पीशीज। कभी कभी इसमें हम और एक टर्म ऐड करते हैं, कभी कभी आप लिखो असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप लिखो असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग जब नीचे से ऊपर चले जाएंगे, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आएंगे। यहाँ एरो है दिस कॉल्ड एज असेंडिंग, अगर मैं उल्टा एरो करूँ तो दैट विल बी डिसेंडिंग। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये देखते हैं कुछ जीनस दे आर वेरी मच क्लोज, दे आर वेरी मच क्लोज। उसमें मान लो 5-10 फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 10 जनरा है, एक फैमिली में 10 जनरा है, तो 10 जनरा में से 3 दे विल बी वेरी मच क्लोज। तो यहाँ पर उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या एक और टर्म ऐड की है, सब। यानी यहाँ पर सब फैमिली, आप लिखो यहाँ पर सब फैमिली, सब फैमिली, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास, सब जीनस। ये आप टर्म है, यानी कि ये उस वक्त देगा जब मान लो एक फैमिली में 10 आएंगे लेकिन 3 उसमें ज़्यादा ही क्लोज रिलेटेड है, तो उनको कहा सब जीनस। अगर फैमिली में सब फैमिली, तो वो हम यहाँ कहेंगे सब फैमिली जो इसकी रैंक है दैट इज लोअर देन फैमिली। सब ऑर्डर की रैंक जो है दैट इज ऑर्डर के से कम होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की। ये क्लियर हुआ कि कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? तो आप यहाँ अगर जाइए तो एनसीईआरटी आपको ओपन कीजिए, तो ये आप फिर से पढ़िए। हो सकता है मैं कोई वर्ड बोलूँ आपको समझ में नहीं आए तो उसको एनसर्कल करो, पिन पॉइंट करो और मुझे बता दो। सो आई शुड स्टॉप और थैंक यू वेरी मच।